Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of instruments of monetary policy. So, first of all, we write a topic for today, that is the instruments of monetary policy. So we have already discussed in our last few lectures that the instruments of monetary policy are of two types, and the first type is the quantitative instruments. Quantitative instruments of monetary policy. So out of these quantitative instruments, we have already discussed three type of instruments. First, we discussed bank rate. What is bank rate? Number 2, we discussed CRR, and number 3, we discussed SLR. ठीक? So ये तीन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर के अंदर. सो बैंक रेट क्या है? ये वो रेट है जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है. नंबर 2, शॉर्ट रन के लिए, लॉन्ग रन, दोनों के लिए. नंबर 3, इसमें जो भी कमर्शियल बैंक्स होंगे उनको अपना कोई भी चीज जो है वो सेंट्रल बैंक के पास मॉर्गेज में नहीं रखना पड़ेगा. सीआरआर क्या है? ये वो पैसे हैं, कैश रिजर्व रेशो, ये वो पैसे हैं जो किसी भी कंट्री के कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रखने पड़ते हैं. और अगर वो पैसे सेंट्रल बैंक ले जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि उस बैंक के पास वो पैसे नहीं होंगे. मतलब अगर कमर्शियल बैंक उन पैसों को आगे लोगों को लोन देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता. एसएलआर क्या है? ये वो पैसे हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये वो पैसे हैं जो किसी भी कंट्री के कमर्शियल बैंक को अपने पास रखने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट, ताकि जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट कराए हैं अगर वो कल को लेने आ जाते हैं तो उसमें से उसको दिया जा सके. सो ये पैसे जो भी होंगे एसएलआर के अंदर, इनमें से कोई भी पैसा जो है वो कमर्शियल बैंक एज अ लोन आगे कस्टमर को जो है वो नहीं दे सकता. तो ये हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स से ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिस्कस किए थे. आज हम बात करते हैं फोर्थ इंस्ट्रूमेंट की. तो जो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन. अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है उसके पास बहुत तरह की गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं. ओके, सो मैंने एक वर्ड यूज किया, हम पहले उसको लिख लेते हैं. वो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. नाम से पकड़ो. पहली बात तो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है. अप्रूव्ड है मतलब ये नहीं कि आपके पास आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग होने वाली है ना, चांसेस जीरो. वो आमतौर आपने देखा होगा कि आमतौर पे लोग क्या करते हैं, वो चिट फंड कंपनी चलाते हैं. चिट फंड है ना, वो एक्चुअली चिट फंड नहीं होता, वो चीट फंड होता है. आमतौर पे क्या होता है, आप मान लो आपके पास कोई आ गया कि लो जी हमने कोई कमेटी डाली हुई है ना, कमेटी वर्ड होता है हमारे यहाँ पे यूज होता है हमारे शहर के अंदर, ये हमने कमेटी डाली है जी. अच्छा जी, तो मैंने कहा कितने की डाली है जी? वो कहते हैं हम ना 5-5 हजार की कमेटी डालेंगे, 10 मेंबर हैं तो क्या करेंगे 50,000 इकट्ठा हो जाएगा. तो क्या करेंगे, स्लिप निकालेंगे, जिसके नाम की स्लिप निकल गई 50,000 उसके. ठीक है, तो ऐसे ना वो पैसे जुड़ जाते हैं. मेरे को लगता है चल यार 5-5 हजार दे देते हैं, एक महीने के बाद क्या होगा 50,000 आ जाएगा इकट्ठा. अगले महीने ये नहीं कि अगले महीने देने नहीं है, अगले महीने फिर 5,000 देने पड़ेंगे, पर अगले महीने आपको निकलेंगे नहीं, क्योंकि जिसको निकलने थे वो निकल गए. ठीक है, तो इस तरह से पैसे जुड़ जाते हैं. कई लकी ड्रॉ इस तरह के सिस्टम शुरू कर लेते हैं. तो ये क्या है, ये सारे चीटिंग के काम होते हैं. मतलब इनमें जो चीटिंग की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है. आमतौर पे आपने सुना होगा कि लोग जो हैं वो पैसे लेके भाग गए लोगों के, है ना, पहले लोगों के लकी ड्रॉ के नाम पे लोगों से पैसे ले लिए, फिर जिस दिन लकी ड्रॉ निकालना था सारे पैसे लेके भाग गए. तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है. मतलब इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिली हुई है. साथ के साथ क्या है, ये सिक्योरिटीज है.
सिक्योरिटीज मतलब जिनके अंदर आपके पैसे 100% सिक्योर हैं। सिक्योर है मतलब आपको उसमें फ्लक्चुएशंस जो हैं उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि ये क्यों म्यूचुअल फंड्स नहीं है, ये मतलब जो आता है ना, मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने बात की थी कि जब म्यूचुअल फंड की टीवी पे ऐड आती है तो उसमें कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मतलब जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो क्या हैं, वो मार्केट रिस्क पे चलते हैं, मार्केट ओरिएंटेड हैं। अगर मार्केट में अप आएंगे तो म्यूचुअल फंड का रेट बढ़ेगा, अगर मार्केट में डाउन आ जाएंगे तो म्यूचुअल फंड का रेट डाउन भी जा सकता है। अगर म्यूचुअल फंड में आपको बेनिफिट होने के चांसेस हैं तो म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉस भी हो सकता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो भी सिक्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, उसमें आपके अमाउंट जो है वो टोटली सिक्योर होगा। मतलब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपको एक फिक्स अमाउंट जो है वो जरूर मिलेगा, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं आएंगी। ओके, अब क्या है, इसकी एग्जांपल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो मैंने आपको कराया था एनएससी। अब याद कर लो, एनएससी मैंने समझाया था कि जो एनएससी है उसको हम कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ओके, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी मैंने बताया था कहां से मिलते हैं, पोस्ट ऑफिस से। मिनिमम कितने के, 100 रुपए के, मैक्सिमम कितने के, कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी ले सकते हैं। कितने साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, ठीक है। अब जब आप एनएससी लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, अब आपने जितने के भी एनएससी परचेज किए, ठीक है। अब मैं सारी प्रोसेस आपको समझा चुका हूं, मैं इसको थोड़ा ओवरव्यू ले रहा हूं इस चीज का कि जब आप एनएससी परचेज करेंगे, मान लीजिए कि आपने 10,000 के एनएससी जो है वो परचेज किए। ओके, सो आप क्या करेंगे, आप 10,000 जो है पोस्ट ऑफिस वालों को दे देंगे। उसके कंटेक्स्ट में वो आपको एक रिसीप्ट देंगे, रसीद उसकी एक सर्टिफिकेट सा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा 10,000, आपका नाम लिखा होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी लिखी होगी, भी इतनी डेट को ये पूरे हो जाएंगे आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, तो वो लिखा होगा। उसके नीचे लिखा होगा कि आफ्टर 5 ईयर इसको इतना अमाउंट जो है वो मिलेगा, वो ऑलरेडी पहले लिखा होगा उसके ऊपर। मान लो कि आपने 10,000 के एनएससी जो है वो ले लिए, सो आफ्टर 5 ईयर वहां पे मान लो आपको मिलने हैं 16,200। तो ये 16,200 जो है वो पहले ही वहां पे लिखे पड़े होंगे ताकि आपको कोई टेंशन नहीं है। मतलब आफ्टर 5 ईयर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपको 16,200 मिलने वाले हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिक्योरिटी, कि यहाँ पे आपकी जो मनी है, अमाउंट है, वेल्थ है, वो क्या है, 100% सिक्योर है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द मार्केट फ्लक्चुएशंस, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतना अमाउंट तो मिलना ही मिलना है, ये तो पक्का है। ओके, सो अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि अब क्या हो सकता है कि मान लो ये जो एनएससी है या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, अब इसको इशू करता है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आपको कहां से मिलेंगे, पोस्ट ऑफिस से मिलेंगे। कभी भी ये बैंक से नहीं मिलते, ये हमेशा पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं। पर मैंने उसके लिए बताया था कि इसके लिए क्या होगा, आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर एक सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आफ्टर 5 ईयर आपके एनएससी मैच्योर हो जाएंगे और जब आपको पैसे देने होंगे उन्होंने, मान लो आपको मैंने कभी समझाया कि 10,000 के आपके एनएससी थे, आफ्टर 5 ईयर मान लीजिए आपको 16,200 मिलने हैं, तो जो 16,200 है वो आपको कैश नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं मिलेंगे, मान लो कि आपका एनएससी जो है वो गुम हो जाए आपके हाथ से, ठीक है, वो किसी और बंदे के हाथ में आ जाए, वो कहे कि मान लो मैं हूं, मेरा नाम है अमित जुनेजा, ठीक है, तो वहां पे अमित जुनेजा लिखा हुआ है, मेरी फोटो थोड़ी लगी है उसके ऊपर, ठीक है ना। अगर कल को मान लो वो गुम हो जाए, गुम होके वो किसी और के हाथ में आ जाए, ठीक, तो वो चला जाए बैंक में या वहां पे पोस्ट ऑफिस में और बोले कि लो जी मैं अमित जुनेजा हूं, ठीक है, बाय चांस उसका नाम भी अमित जुनेजा ही हो, ठीक है, वो अपना आई कार्ड दिखा दे कि देखो जी मैं तो अमित जुनेजा हूं, अब मेरी फोटो थोड़ी लगी है वहां पे। तो क्या होगा, अगर कैश में देना होता तो वो क्या करेंगे, उसको कैश में पकड़ा देंगे, मेरे को तो लॉस हो गया। कैश में कभी नहीं मिलेंगे, जो मेरे नाम का अकाउंट है उस अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, बाद में मैं उसको चेक से जो है वो निकलवा सकता हूं। मतलब अब वो चला तो जाएगा बोल के कि लो जी मैं अमित जुनेजा हूं,
ठीक है, तो मेरे ये एनएससी मैच्योर हो गए हैं तो मुझे पैसे दे दो, वो कहेंगे आपके अकाउंट में डलेंगे जी। वो मैं क्या करेंगे, वो पैसे मेरे अकाउंट में डाल देंगे। अब चेकबुक तो मेरे पास है, वो मेरे साइन कैसे करेगा, वो तो वो कर नहीं सकता। ठीक है ना। तो एक बात और होती है कि जब एनएससी मैच्योर होते हैं, एनएससी के बिल्कुल बैक साइड पे ना 2 सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, जो अकाउंट होल्डर है उसके, ठीक है, मतलब मेरे नाम पे है तो मेरे साइन होंगे पीछे। ठीक है, अगर मेरे साइन होंगे, वो साइन मैच कराए जाएंगे। मैच कराने के बाद क्या करेंगे, फिर उसको मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो डाल देंगे। तो वो क्या करेंगे, मेरे अकाउंट के अंदर जो है उसको डाल देंगे। सो एक्चुअली ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी बहुत सारी सिक्योरिटीज मार्केट में लेके आती है। जैसे मैंने तो ये जस्ट एक एग्जांपल दी थी आपको कि एक एग्जांपल है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। ऐसे एनएससी की जगह पे और भी बहुत सारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। एनएससी हो सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो सकते हैं, किसान विकास पत्र हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इंदिरा विकास पत्र हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे आप अपने पैसे जो हैं वो डिपॉजिट करा सकते हैं। आप इनको पोस्ट ऑफिस से जाके परचेज कर सकते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि वो भी अपने आप के अंदर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि मैंने कहा कि पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, आपके अकाउंट ओपन होंगे, है ना, तो वो भी सेविंग अकाउंट है, लोग वहां पर भी पैसे डिपॉजिट कराते हैं। वहां पर एक पीएलआई भी होता है, पीएलआई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जैसे हम एलआईसी में इंश्योरेंस कराते हैं ना, वैसे पोस्ट ऑफिस में भी होता है, उसको हम बोलते हैं पीएलआई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, वो भी होता है। लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना आरडी अकाउंट ओपन कराते हैं, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सो जो पोस्ट ऑफिस है वो मनी के साथ भी डील करते हैं। सो देयर आल्सो टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी अपनी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और इंदिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र, वो इनको दे देती है। और इनको ओपन मार्केट के अंदर क्या किया जाता है, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इनको सेल किया जाता है या इनको परचेज किया जाता है। अब सेल करना, परचेज करना, ये क्या चीज है, अभी इनको समझते हैं। क्या होगा कि कई बार क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो पोस्ट ऑफिस को बोलेगी कि क्या करो, ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं या किसान विकास पत्र हैं या इंदिरा विकास पत्र हैं, इनको क्या करो, इनको ना लोगों को सेल करो, लोगों को बोलो कि आओ हमसे ये चीजें जो हैं वो परचेज करो। ठीक है, मतलब अब क्या होगा, लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे, और जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। मतलब लोग जाएंगे अपने पैसे जो पोस्ट ऑफिस है उनको देंगे और उनसे ये जो सिक्योरिटीज हैं वो ले लेंगे। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि लोगों के हाथ से जो पैसे हैं वो निकलेंगे और किसके हाथ में चले जाएंगे, गवर्नमेंट के हाथ में चले जाएंगे। नंबर 2, कई बार क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो पोस्ट ऑफिस को बोलेगी कि ऐसा करो, जो भी आपके पास एनएससी है ना उनको परचेज कर लो। परचेज कर लो मतलब उनको खरीदो, मतलब जिन लोगों को आपने ये सारी सिक्योरिटीज बेची हुई हैं उनको बोलो कि लाओ भाई वापस ले आओ, अपने एनएससी ना वापस ले आओ, अपने किसान विकास पत्र वापस दे जाओ, अपने इंदिरा विकास पत्र वापस दे जाओ। तो उनसे ये चीजें वापस ले लो और उनके बदले में उनको उनका कैश जो है वो दे दो। तो क्या किया जाएगा, ओपन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी अपनी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं उनकी क्या करेगी, सेल करेगी या उनको परचेस करेगी। अब कब सेल करेगी, कब परचेस करेगी, ये जब हम बात करेंगे कि हम ओपन मार्केट ऑपरेशन को इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड कैसे यूज कर सकते हैं, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे भी कहां पर जाके जो ये अपने सिक्योरिटीज हैं उनको कौन सी सिचुएशन के अंदर जो है यानी कि डेफिशिएंट डिमांड में या एक्सेस डिमांड में सेल किया जाएगा और कौन सी सिचुएशन में इनको
परचेज किया जाएगा। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज आल्सो अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की सेल या परचेज करते हैं इन द ओपन मार्केट। सो दिस इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट, जो रेपो रेट है एक्चुअली वो क्या है, आज की डेट में जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जो रेपो रेट है वो है 4%। ओके, रेपो रेट कितनी है आज की डेट में, 4% है। मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ये मैं रेट्स आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको एसएलआर बताई 18% है, या जो मैंने आपको सीआरआर बताई 3% है, या जो बैंक रेट मैंने आपको बताई 4.25% है, वैसे मैंने आपको बताई रेपो रेट जो है वो 4% है। ये मैं आपको आज की डेट में बता रहा हूं जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप कुछ टाइम के बाद आप मेरा लेक्चर सुने तो ये जो रेट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो आप रिजर्व बैंक की साइट पे जाके www.rbi.org.in वहां पे जाके आप इन पॉलिसी रेट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक इनमें चेंजेस जो है वो करता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, उसको देख के। सो अब रेपो रेट क्या है, पहली बात तो ये है कि आमतौर पे लोग क्या करते हैं, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि बैंक रेट जो है वो है 4.25%, ठीक है, और रेपो रेट जो है वो 4% है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, सेम कैसे हो सकती हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में दो बेसिक डिफरेंसेस हैं, हम वो जो टू बेसिक डिफरेंसेस हैं उनकी बात करते हैं। डिफरेंस नंबर वन, डिफरेंस नंबर वन ये है कि बैंक रेट के अंदर हमने बात की थी कि इसके ऊपर जो भी कमर्शियल बैंक्स होंगे उनको सेंट्रल बैंक से, ठीक है, जो भी कमर्शियल बैंक्स होंगे उनको सेंट्रल बैंक से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम के लोन मिलते हैं। यही कहा था, बैंक रेट में भी शॉर्ट टर्म के लोन भी मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के लोन भी मिलेंगे। अब जो रेपो रेट है इसके ऊपर जो एक कमर्शियल बैंक है उसको सेंट्रल बैंक से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लोन मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के लोन नहीं मिलते। ये दोनों के बीच में पहला डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या हुआ कि बैंक रेट पे जो बैंक हैं वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लोन भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लोन भी ले सकते हैं, पर रेपो रेट पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो शॉर्ट टर्म के लोन मिलेंगे, वो लॉन्ग टर्म के लोन नहीं मिलेंगे। नंबर टू डिफरेंस, हमने कहा था बैंक रेट में क्या होगा कि अगर एक बैंक रेट पे लोन लेता है, ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, तो उसको अपनी कोई भी चीज जो है वो सेंट्रल बैंक के पास मॉर्टेज में रखने की जरूरत नहीं है। पर इसमें क्या होगा, अगर इस पे लोन लेता है किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको अपनी कोई ना कोई चीज जो है वो सेंट्रल बैंक के पास मॉर्टेज में जरूर रखनी पड़ेगी। बिना मॉर्टेज में कोई चीज रखे रेपो रेट पे लोन नहीं मिलेगा। सो दीज आर द टू बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। ध्यान से समझ लीजिए, बैंक रेट पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लोन मिलेंगे, रेपो रेट पे सिर्फ शॉर्ट टर्म के लोन मिलेंगे, लॉन्ग टर्म के नहीं मिलेंगे। बैंक रेट में लोन लेना है तो अपनी कोई ना कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, रेपो रेट पे लोन लेना है तो गिरवी रखना पड़ेगा। बिना कुछ गिरवी रखे रेपो रेट पे लोन जो है वो आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन उठा कि रेपो रेट पे जो बैंक हैं वो लोन लेते क्यों है, क्या जरूरत है रेपो रेट पे लोन लेने की, ठीक है। ये मत सोचना कि ये 4% है तो ये 4.2 है तो 0.25 सस्ता पड़ रहा है तो इस पे ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हमने जब सीआरआर और एसएलआर की बात की थी तो हमने कहा था कि जो सीआरआर है ये वो पैसे हैं जितने पैसे एक बैंक के पास ऑन डेली बेसिस आते हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो वो बैंक होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको रिजर्व बैंक के पास जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी।
जो SLR हैं ये वो पैसे हैं कि जितने पैसे एक बैंक के पास ऑन डेली बेसिस आते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है उसको अपने पास रखना पड़ता है, जिसको वो किसी और को दे नहीं सकता। तो हमने बात की थी कि जो CRR है वो 3% है और SLR जो है वो 18% है। मतलब अब अगर एक बैंक के पास क्या हुआ, सपोज करो कि 100 रुपये आ गए, 100 रुपीज में से 3 रुपीज जो है वो तो उसको रिजर्व बैंक के पास रखने पड़ेंगे, निकल गए। उसको 18 रुपये जो है वो अपने पास रखने पड़ेंगे, वो भी निकल गए बीच में से। तो बीच में से 21 निकल गए, तो बैंक के पास बचे 79 रुपये। ये उस बैंक के अपने पैसे हैं जिसको वो किसी को भी लोन दे सकता है एज पर द लोन पॉलिसी ऑफ द RBI। मतलब RBI ने कहा है कि लोन देने हैं तो देगा, नहीं बोला तो नहीं देगा। कई बार क्या होता है कि एक बैंक के पास क्या होता है कि जो एक दिन में जो डिपॉजिटर्स होते हैं, मैं गया बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने के लिए, फ्रॉम द डिपॉजिटर। एक होते हैं जो बैंक से विड्रॉ करने वाले होते हैं, निकालने वाले होते हैं अपने अकाउंट से पैसे, भी कोई वैसे निकाल लेगा, कोई लोन ले आएगा, ऐसे भी होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं ना, भी एक वो होते हैं जो बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, एक वो होते हैं जो बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक बैंक के पास कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि जो पैसे डिपॉजिट कराने वाले हैं वो होते हैं कम, मतलब पैसे डिपॉजिट कम होते हैं पर उसमें से निकल ज्यादा जाते हैं। मतलब आज बैंक के पास पैसे आए कम पर निकल गए ज्यादा, तो अब क्या होगा? कई बार ये होता है कि बैंक जो है वो ये CRR और SLR जो है इसको मेंटेन नहीं कर पाता। मतलब उस रिजर्व बैंक ने कहा था 3% पैसे मेरे पास होने चाहिए तेरे, कई बार ये 3% हो ही नहीं पाते। तो 3% नहीं हो पा रहे तो सपोज करो कि उसके पास रिजर्व बैंक के पास रखने के लिए 2% वैसे, मतलब उसको 1% और चाहिए। अपने पास 18% रखना है तो उसके पास मान लो 15% है तो 3% ये चाहिए। मतलब अगर 1% की जरूरत यहां पे है और 3% की जरूरत यहां पे है, अगर सपोज करो ये 1% जो है वो बनता है 10 करोड़ का और इस हिसाब से ये 3% बनता है मान लो 30 करोड़ का, तो उसको टोटल चाहिए 40 करोड़। अब उसके बाद 40 करोड़ की डेफिशिएंसी है, 40 करोड़ कम पड़ गए, क्योंकि रिजर्व बैंक ने तो कहना है कि मेरे पास 3% पैसे आने चाहिए, तेरे 2% आए हैं, 1% और निकाल, मतलब 10 करोड़ दे। उसको बोलेगा 18% अपने पास रखना था, तूने 15 रखा है, 3% कम रखा है, 30 करोड़ और रख अपने पास। वो कहेगा मेरे पास है ही नहीं, वो कहेगा जहां से मर्जी लेके आ, मुझे नहीं पता, 10 करोड़ ये, 30 करोड़ ये, 40 करोड़ का इंतजाम कर ले। अब क्या होगा? अब जो बैंक है, कौन सा? कमर्शियल बैंक, वो क्या करेगा? वो RBI से लोन लेगा। ठीक है, RBI से लोन लेगा 4% पे, अपनी कोई ना कोई चीज उसके पास गिरवी रख के, कितने का? 40 करोड़ का। तो वो 40 करोड़ का लोन लेके क्या करेगा? उसमें से 10 करोड़ तो RBI को दे देगा कि देव जी आपसे 40 करोड़ का लोन ले रहा हूं, ठीक है, ये पकड़ो 10 करोड़, अपने 3% पूरे कर लो, हो गया। अब बाकी जो 30 करोड़ है ये मैं अपने पास रखने वाला हूं, ये मेरे भी पूरे हो गए, हिसाब किताब पूरा। तो 40 करोड़ का लोन लेके CRR और SLR जो है उसको पूरा कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब मान लो 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। 2-3 दिन के बाद क्या हुआ कि जो बैंक के पास डिपॉजिटर थे, जमा कराने वाले थे, वो आगे ज्यादा, और जो विड्रॉ करने वाले थे वो हो गए कम, तो बैंक के पास पैसे बच गए। तो उसने क्या किया? 4 दिन 5 दिन के बाद क्या किया? रिजर्व बैंक को बोला लो जी 40 करोड़ का लोन लिया था ना, ये पकड़ो अपने 40 करोड़ वापस। तो क्या हुआ? अब जो है, अब जो ये जो फ्लक्चुएशंस होंगी, ये जो पूरे नहीं हो पाएंगे, ये 2-4 दिन के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता। तो जो रेपो रेट है उसके ऊपर जो लोन लिए जाएंगे वो वेरी शॉर्ट रन के लिए होंगे, यही 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तब तक बैंक के पास पैसे आ जाते हैं, उसको पता होता है अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं ये आनी ही आनी है, ये आती रहती हैं। तो 2-4 दिन के बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं रिजर्व बैंक को उसके पैसे वापस कर दूंगा।
तो क्या होगा, जब बैंक जो है वो रिजर्व बैंक को 40 करोड़ वापस करेगा, तो जो रिजर्व बैंक ने उसकी सिक्योरिटीज अपने पास गिरवी रखी हुई थी, वो क्या करेगा, वो उन कमर्शियल बैंक को वापस कर देगा। सो रेपो रेट क्या है, ये वो रेट है जिसके ऊपर क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं वो रिजर्व बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। अब और दूसरी बात क्या हुई, उसके लिए अपनी कोई ना कोई चीज उनको उनके पास गिरवी रखनी पड़ेगी। जो शॉर्ट टर्म लोन लिए जाएंगे, किस लिए लिए जाएंगे, ताकि जो भी रिजर्व्स उस बैंक ने अपने पास या सेंट्रल बैंक के पास रखने हैं, उनको पूरा किया जा सके। कई बार वो जो रिजर्व्स हैं वो कम हो जाते हैं, पर रिजर्व बैंक के पास जो रिजर्व रखने हैं या जो अपने पास रिजर्व रखने हैं, उनको उसको रखना ही पड़ेगा। अगर वो पैसे कम रह जाते हैं तो जितने दिन तक वो पैसे कम रहेंगे उतने दिन तक उसको लोन लेना पड़ेगा। तो जिस रेट पे लोन मिलेगा उसको हम बोलेंगे रेपो रेट। तो बैंक रेट अलग चीज है, रेपो रेट अलग चीज है। बैंक रेट जो है उस पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लोन मिलते हैं, गिरवी रखने की भी जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लोन मिलते हैं और गिरवी भी रखना पड़ता है। इसका जो पर्पस है ये होता है कि लोन लिया और आगे जो अपने कस्टमर्स हैं उनको पैसे उठाए और बीच में से प्रॉफिट कमाया। जो रेपो रेट का पर्पस है वो होता है कि जो भी अपने ये जो रिजर्व्स हैं इनको पूरा करना, ताकि किसी ना किसी तरह से इन रिजर्व्स को एक बार जो है वो पूरा कर लिया जाए। सो दिस इज आल्सो अ मेजर और अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी। Next and the last quantitative measure of monetary policy is the reverse repo rate. Reverse repo rate. Now what is reverse repo rate? नाम से पकड़ो इसको। reverse repo rate क्या होगा? repo rate का उल्टा। एट प्रेजेंट मैंने अभी आपको बताया कि जो रेपो रेट है वो चल रही है 4%, और एट प्रेजेंट जो रिवर्स रेपो रेट चल रही है वो चल रही है 3.35%। एट प्रेजेंट जो रिवर्स रेपो रेट है ये 3.35% है। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो ये कहते हैं, क्योंकि मुझे बैंकिंग पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए हैं, सो मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये फर्स्ट टाइम देखा है कि रेपो और रिवर्स रेपो के बीच में 0.65% का डिफरेंस है, नहीं तो 0.25 का डिफरेंस होता है। मतलब जो रेपो रेट होती है वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होती है, और कितनी ज्यादा होती है, 0.25% ज्यादा होती है। ये पहली बार मैं भी आज पढ़ा रहा हूं जिसमें मैं ये कहूंगा कि दोनों के अंदर 0.65% का डिफरेंस जो है वो आया। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो मैं जानता हूं, आगे कुछ हुआ तो मुझे पता नहीं है। अभी जो मैंने जो इतने साल में देखा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। सो रिवर्स रेपो रेट ये क्या चीज है, ये रेपो रेट का उल्टा है। अब पहले तो रेपो रेट समझो, रेपो रेट क्या थी, अभी हमने बात की कि क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ने बोला कि देख भाई सीआरआर जो है वो 3% है, इसको पूरा कर। जो एसएलआर है वो 18% है, इसको पूरा कर। ठीक, तो अब रेपो रेट में क्या हुआ, अभी बैंक के पास 3% और 18% जो है वो नहीं थे, उसके पास था 2% और ये था 15%। अब इसके लिए 1% चाहिए, इसके लिए 3% चाहिए। ये 1% जो है वो 10 करोड़, ये 3% जो है वो 30 करोड़। तो दोनों को ऐड किया तो बैंक को चाहिए थे 40 करोड़। ठीक है, तो ये 40 करोड़ जो है एक बैंक के पास कम पड़ गए, तो बैंक ने क्या किया, उसने जो है वो रिजर्व बैंक से फॉर अ वेरी शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन मतलब 2-4 दिन के लिए उसने रिजर्व बैंक से लोन ले लिया, अपनी सिक्योरिटीज जो है वो गिरवी रख दी कि देखो जब 2-4 दिन के बाद मैं आपको ये 40 करोड़ वापस करूंगा तो आप मेरी सिक्योरिटीज मुझे वापस कर दीजिएगा, एंड दैट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट। ये क्लियर? अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि रखने थे 3%। सपोज करो कि 3% रखने के लिए उसको चाहिए थे 30 करोड़ और ये 18% के लिए चाहिए थे मान लो 180 करोड़। तो उसने टोटल जो है वो रखने थे 210 करोड़। मतलब 3% के हिसाब से 30 करोड़ जो है वो उसने आरबीआई के पास डिपॉजिट रखने, ठीक है, एज अ सीआरआर, और 18% के हिसाब से 180 करोड़ उसने अपने पास रखने हैं एज अ एसएलआर। तो उसको रिजर्व बैंक और अपने को मिला के उसको रखने थे 210 करोड़। पर क्या हुआ कि बैंक में डिपॉजिटर्स आ गए ज्यादा,
मतलब बैंक में लोग जो पैसे जमा कराने वाले हैं वो आ गए ज्यादा, तो निकलवाने वाले आए नहीं, तो बैंक के पास पैसे बच गए ज्यादा। अब बैंक के पास पैसे बच गए, सपोज करो कि 400 करोड़, ठीक है। अब रखने कितने, 210 करोड़, मतलब अब एक बैंक के पास 190 करोड़ जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। मतलब उसने दोनों को मिला के उसको 210 करोड़ चाहिए, पर लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट बहुत कराया, पर लेने वाले कम आए, अल्टीमेटली 190 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा आ गए, फालतू पैसे आ गए। अब बैंक को पड़ गई टेंशन इस बात की। अब ये नहीं कि कम पड़ गए तो ही टेंशन है, ज्यादा आ गए तो भी टेंशन है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट कराए हैं वो कल को क्या बोलेंगे, वो बैंक को ये कहेंगे कि हमने आपके बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए थे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दो। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। अब बैंक ने वो इंटरेस्ट देना कहां से, अब बैंक ने अपने पल्ले से तो देना नहीं। बैंक बोलेगा कि देखो जी आपने पैसे डिपॉजिट कराए, हमने वो पैसे जो हैं वो आगे लोगों को लोन पे पकड़ा दिए, वहां से इंटरेस्ट कमाया और आपको दे दिया, बीच में थोड़ा हमने रख लिया। अब इस सीन में क्या चल रहा है कि लोगों ने बैंक में पैसे डिपॉजिट तो करा दिए, पर बैंक के पास 190 करोड़ फालतू बच गए। फालतू कैसे बचे कि लोग बैंक से लोन लेने के लिए आए ही नहीं। मतलब अब जिन्होंने पैसा डिपॉजिट करा दिया वो इंटरेस्ट मांगने तो पहुंच जाएंगे, लाओ हमारा इंटरेस्ट लेके आओ, पर बैंक ने आगे लोन पकड़ाया नहीं, तो बैंक को आगे से पैसे मिलने तो है नहीं, तो बैंक कहेगा यार अब 190 करोड़ का करे क्या, तो परेशानी वाली बात हो गई भाई। अब इंटरेस्ट देना है वो तो अपने पल्ले से देना पड़ेगा, अब आना है नहीं, तो रिजर्व बैंक उसकी हेल्प करता है। अब बैंक क्या करेगा, अब जो एक कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक से लोन लेगा नहीं बल्कि उसको देगा। यानी अब क्या होगा, अब जो एक कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक को बोलेगा कि यार मेरे पास ना 190 करोड़ ना फालतू पड़े हैं, यार तू ले ले। तो अब रिजर्व बैंक क्या करेगा, उससे ये 190 करोड़ ले लेगा, ठीक है। अब क्या हुआ था, जब रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंक को पैसे दिए थे तो किस पे दिए थे, वो दिए थे 4% पे। वो कहेगा 4% पे तो मैंने तेरे को पैसे दिए ना, अब मैं तेरे से वापस ले रहा हूं। देखो रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ, रेपो रेट में जो सेंट्रल बैंक है वो लोन देता है कमर्शियल बैंक को, पर रिवर्स रेपो रेट पे क्या होता है, कमर्शियल बैंक लोन देता है किसको, सेंट्रल बैंक को, कि भैया 190 करोड़ फालतू पड़े हैं, इस पे लोगों को मैंने इंटरेस्ट देना है, अब कमाई हो नहीं रही तो यार तू रख ले। तो रिजर्व बैंक कहता ठीक है रख लेता हूं, पर लूंगा मैं 3.35% पे, क्योंकि अब क्या करूंगा, मैं तेरे से पैसे ले लेता हूं, तेरे पास तो फालतू पड़े हैं, तेरे से ले लेता हूं, कोई ऐसा भी आ जाएगा जिसके पास कम पड़े होंगे उसको दे दूंगा, तो तेरे से 3.35% पे ले लेता हूं, जो मेरे से लेने आ गया 4% पे उसको दे दूंगा, तो बीच में 0.65 मेरे। बे तेरे पास तो बेकार ही पड़े हैं 190 करोड़, तेरे तो कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। ऐसा कर तू मेरे को दे दे, मैं तेरे को उसके बदले में 3.35 देता हूं। तो अब क्या होगा, अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने ये पैसे जो हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे किसको, सेंट्रल बैंक को, और उसके बदले में सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देगा कितना, 3.35%। अब फायदा हुआ दोनों का। अब दोनों का क्या फायदा हुआ, जो रिजर्व बैंक है उसका फायदा ये हुआ कि उसको 3.35 से मिल गया। अगर कोई ऐसा बैंक उसके पास आ गया जिसके पास उस साल या उस दिन या 2-4 दिनों के बीच में जो ये SLR CRR है पूरी नहीं हो रही थी, तो अब इससे लेगा तो आगे उसको 4% पे दे देगा 0.65 रिजर्व बैंक का, तो रिजर्व बैंक का फायदा। जो कमर्शियल बैंक है उसका ये फायदा हुआ कि उसके पास 190 करोड़ बेकार पड़े थे, उसको इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना था, तो इसने रिजर्व बैंक को दे दिए, रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर उसको 3.35 का इंटरेस्ट दिया, तो कम से कम थोड़े बहुत तो आ गए, थोड़े बहुत तो है वो तो चलो उसको मिल गए, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलना था। अगर ये 190 करोड़ बैंक ने अपने पास अपने घर पे अपने ब्लॉकर में डाल दिए होते तो यहां से तो कुछ भी नहीं मिलना था, तो अब क्या हुआ, कम से कम उसको 3.35 तो मिल रहा है।
सो अब क्या होगा, जैसे रेपो रेट के अंदर जो बैंक लोन लेता है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लेता है, वैसे ही रिवर्स रेपो रेट के अंदर जब वो रिजर्व बैंक को लोन देता है तो वो भी शॉर्ट टर्म के लिए ही देता है। ठीक है, क्या होगा, उसको लगता है कल को मान लो आज तो 190 करोड़ फालतू पड़े हैं, इसको दे देता हूं परमानेंट, मान लो इसने परमानेंटली दे दिए होते इसको, ठीक है 2 साल के लिए ले जाओ, कल को कम पड़ जाते तो 4% में लेना पड़ता। मतलब जो अपने पैसे हैं वो 3.35 पे दिए हुए हैं, कल को खुद को जरूरत पड़ गई तो 4% में लेगा, 0.65 का नुकसान उठाएगा। पागल नहीं है वो क्या करेगा, वो कहेगा देखो जी मैंने आपको 190 करोड़ दिए थे ना 3.35 पे, अब भैया मेरे तो भैया हो गए पूरे, ठीक है मेरे अब घाटा बढ़ रहा है, मैं अपनी CRSLR आज पूरी नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपसे रेपो रेट पे 4% पे लोन नहीं लूंगा, जो मैंने आपको ये दिए हुए थे 190 करोड़ मेरे पैसे मेरे को वापस कर दो, तो यही इससे वापस आ जाएंगे। अब जितने दिन रिजर्व बैंक के पास रहेंगे उतने दिन 3.35% पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिस दिन उसने वापस ले लिए उसने इंटरेस्ट मिलना बंद। तो दिस इज द पॉलिसी ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सो अब अगर हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, सो देयर आर टोटल 6 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहला बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो है ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो ओवरऑल क्रेडिट को अफेक्ट करते हैं। मतलब अगर इकोनॉमी के अंदर लोन ज्यादा दिए जाएंगे तो ये सारी तरह के लोन को ज्यादा देंगे, मतलब एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन, सारे के सारे पहले से ज्यादा दिए जाएंगे। और अगर लोन कम देने हैं तो फिर गोल्ड लोन और होम लोन और कार लोन और एजुकेशन लोन और 2 व्हीलर लोन सारे ही पहले से कम दिए जाएंगे। तो क्या होगा, ये ओवरऑल लेवल ऑफ क्रेडिट को जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो लोन दिए जाते हैं लिए जाते हैं उनके अंदर ये डाइवर्सिफिकेशन और डिफरेंशिएशन और या मतलब उसमें भेदभाव जो है वो नहीं करते, ये सभी को इक्वली डील करते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का नाम जो है वो दे देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हमने नाम भी दिया था सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब वो क्या करेंगे, वो ओवरऑल लेवल ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं करेंगे, वो अपने आप में सिलेक्टिव हैं। मतलब क्या करेंगे, किसी पर्पस के लिए जो लोन देना है उसको तो इन्फ्लुएंस करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। मतलब एजुकेशन लोन को कर दिया, कार लोन को नहीं किया, होम लोन को कर दिया, गोल्ड लोन को नहीं किया, तो किसी को करेंगे किसी को नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिलेक्टिव। मतलब उसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले कि किसको जो है वो इन्फ्लुएंस करना है और किसको नहीं करना। सो दोज आर द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। वो कौन कौन से हैं, कितने हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।